हर घर में कोई ना कोई बोलता है कि बादाम खाओ दिमाग तेज हो जाएगा, ऐसा होता है? दरअसल बादाम काफ़ी हेल्दी ड्राई फ्रूट है और बादाम को खाने से मानसिक शांति मिलती है, पर उसको हमेशा भिगोकर खाना चाहिए। फ़ायदेमंद होता है निश्चित तौर पर। काफ़ी इसमें विटामिन मिनरल वगैरह ऐसे चीज़ें मिलती हैं जिसकी जनरली हमारे शरीर में कमी हो जाती है हमारे जो लोकल फूड हैं उनके चलते, क्योंकि आजकल जो खान पान है उसके चलते कुछ चीज़ों की कमी आपके शरीर में रहती है, आपको पता नहीं रहता है, तो इसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते। फोग जैसी सिचुएशन, कंसंट्रेशन आपका प्रभावित होता है। जो मल्टीविटामिन वगैरह के काम होते हैं ना, कुछ कुछ वही काम ये नेचुरल एक मल्टीविटामिन के तौर पे आप कह सकते हैं। कोई भी जो ड्राई फ्रूट है वो नेचुरल मल्टीविटामिन के तौर पे स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो थोड़ा सा दिमाग के लिए हेल्दी होता है। इसके एसेंशियल अमीनो एसिड वगैरह माइंड को नरिश करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा अच्छा रहता है। तो सिर्फ बादाम खाना ठीक है? अगर कोई मुझे कहे कि दिमाग के लिए कुछ बताइए तो मैं कहूँगा बादाम, सौंफ और मिश्री। हालांकि जो डायबिटिक पेशेंट है वो मिश्री वगैरह ना ले, पर बादाम, सौंफ, मिश्री इन तीनों को साथ में, या फिर आप बादाम और सौंफ को रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह बादाम का छिलका उतार के और फिर बादाम सौंफ के साथ थोड़ी सी मिश्री मिला के उसको दूध के साथ खाइए। वो सबसे बेस्ट रहता है आँखों के लिए भी और दिमाग के लिए भी, और साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा सा कूल डाउन करेगा, आराम देगा। आजकल जैसे बहुत जनरली हम देखते हैं, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे लेडीज हों, चाहे जेंट्स हों, बीपी की परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगी है। हाँ, आराम से जैसे थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई, ऐसा क्यों होने लगा? मतलब बीपी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा जनरली क्यों होने लगी लोगों? ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। शुगर, बीपी, ये थायराइड वगैरह आप पहले कभी सुनते ही नहीं थे। शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान के चलते होने वाली। आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे, सारे दिन स्ट्रेस में पड़े रहेंगे, आपका खान पान अच्छे से नहीं होगा, तो ये बीमारियां होनी ही होनी है। आप कोई रोक नहीं सकता इनको। आम जिंदगी में बीपी लो को कैसे रोक सकते हैं? इसका सबसे अच्छा है मुनक्का जो होती है वो आप डेली सुबह कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, काफी फायदेमंद रहती है। सिर्फ मुनक्का नॉर्मल, पर वो पानी में भिगो के लेनी है, भिगो के, हाँ, सुबह खानी, सुबह दूध के साथ लीजिए, बहुत फायदेमंद डेली। हाँ, तो आपको बीपी लो से काफी, बीपी लो में काफी। और बीपी अगर हाई हो जाता है, बीपी हाई में आपको अर्जुन की छाल, उसका काढ़ा बना के आप रेगुलर लीजिए, काफी फायदेमंद रहता है। अर्जुन की छाल हो गया, लहसुन हो गया, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेंगे, बीपी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो अच्छा, जैसे मेरी कल किसी से बात हो रही थी तो आयुर्वेदा से रिलेटेड ही, तो बात होते होते कन्वर्सेशन यहाँ पहुंचा कि मैंने कहा मैं आपसे जरूर बात करूंगा इस मुद्दे पे कि आज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना या आयुर्वेदिक विधि को फॉलो करना और एक लाइफस्टाइल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या जब तक आप अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे तब तक आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है? देखिए, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच। मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहला इसका प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन है जो आतुर है, जो बीमार है, जो रोगी है, उसको स्वास्थ्य लाभ देना, ये दूसरा है। तो पहला लाइफस्टाइल ही है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो अधिकतर समस्याएं आपको होंगी ही नहीं, तो इलाज किस चीज का लेने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदा ही अपने आप में एक लाइफस्टाइल है? आयुर्वेदा दरअसल आपको जीने का तरीका बताता है कि किस तरह आप अपना लाइफस्टाइल रखेंगे, क्या कुछ अपने खान पान में आपको रखना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम में किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और आपका सोने का, उठने का, बैठने का तरीका, ये सब चीज़ें आपको आयुर्वेद सिखाता है। तो ट्रीटमेंट है या लाइफस्टाइल है? मेरा सवाल वही है कि आयुर्वेदा को हम एज अ ट्रीटमेंट लें कि कोई चीज़ खराब होने के बाद वो सही करता है? दोनों है। मैंने आपको बताया प्रयोजन ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो ठीक है, जो स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आपके लाइफस्टाइल वाली बात आ गई। आतुरस्य विकार प्रशमनच है,
जो रोगी है उसके रोग को दूर करना, ये ट्रीटमेंट वाली बात आ गई। तो दोनों चीजें हैं आयुर्वेद में। तो जैसे कि आज कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, और जब हम बीमार हो जाएं तो हम ट्रीटमेंट में जाएं आयुर्वेदा की तरफ, तो ये दो अपोजिट चीजें नहीं हो जाती? हर कोई अपनी सुख सुविधा की तरफ तो थोड़ा सा झुकाव होगा ही। ये एक ह्यूमन नेचर है, हम कंफर्ट की तरफ भागते हैं। ये एक बड़ी ही सामान्य साइकोलॉजिकल थ्योरी है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आना ही आना है, आप उसको ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं पाएंगे। पर आप आयुर्वेद आपको ये बता सकता है कि आप उनमें से किन चीज़ों को ग्रहण करें, क्या आपके लिए उनमें से क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे दूध और नमक का साथ में प्रयोग बहुत से वेस्टर्न डिशेज में होता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं अपने लाइफस्टाइल में लेकर आनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों से आपको भयंकर बीमारियां होने की संभावना है इन फ्यूचर। तो मतलब हमें लाइफस्टाइल वेस्टर्न ना रख के आयुर्वेदिक ही रखें और ट्रीटमेंट भी वही रखें तो ज़्यादा बेनिफिट। हर चीज़ का बैलेंस अगर बना के रखें, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर चीज़ का अगर बैलेंस बना कर रखें, अगर आपको कहीं से सुख सुविधा मिल रही है तो उसको भी एक उचित तरीके से आप प्रयोग करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है कि जैसे आजकल छोटे से बच्चे को भी देखें, बड़े देखें, कोई भी किसी उम्र का व्यक्ति हो, चश्मा लगने की बीमारी जल्दी शुरू हो गई है। और आजकल इंसान इसको बीमारी तो समझता नहीं है। किसी बच्चे से पूछो चश्मा क्यों लग गया, तो उसके पिताजी कह देते हैं कि ज्यादा पढ़ता है और पढ़ाई के कारण इसका चश्मा लग गया है। पढ़ाकू बच्चा समझा जाता है अगर चश्मा लग गया है। तो ये क्या कारण है जिस वजह से जल्दी चश्मा लगने का ट्रेंड शुरू हो रहा है? दरअसल दो तीन चीजें हैं। एक तो ओवर स्ट्रेस, स्ट्रेस आपकी आंखों का भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, क्योंकि खाना चिप्स बिस्किट वगैरह ये खाना हो गया बच्चों का, मीठा, सारे दिन मीठा खाते रहते हैं, और साथ में सारे दिन टीवी मोबाइल वगैरह ये चीज़ें देखते रहते हैं। तो इस वजह से जब स्ट्रेस भी पड़ रहा है, आपको प्रॉपर डोज भी नहीं मिल रही, खुराक भी नहीं मिल रही, तो अपने आप वो चीज़ आपका साथ ज़्यादा लंबे समय तक दे ही नहीं पाएगी, कमजोरी तो आनी है ही। है कुछ रास्ता चश्मा हट सके? ये अभी मैंने बताया आपको, बादाम, सौंफ और मिश्री, इनको अगर मान लीजिए बच्चों को खिलाना है, डायबिटिक पेशेंटों को केवल ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। बादाम, सौंफ और मिश्री, इन तीनों को है ना आप बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, और एक एक छोटी चम्मच दिन में 3 बार 4 बार या 2 बार, स्टार्ट करने के लिए 2 बार काफ़ी है, दूध के साथ रेगुलर यूज करवाइए। आंखों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, दिमाग के लिए फायदेमंद रहता है, और साथ ही साथ पेट के लिए भी फायदेमंद रहता है। ये थायराइड और डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का कुछ आम जिंदगी का इलाज? देखिए, अगर बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो थायराइड को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, शुगर को बिल्कुल, डायबिटीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि अगर ये स्टार्टिंग स्टेज में है, बिल्कुल अभी बिल्कुल प्रारंभ ही हुआ है, तो संभव है कि वहाँ से आप वापस लौट आए, वहाँ से वाप संभव है रिकवरी। पर अगर स्थिति बहुत अधिक हाथ से निकल चुकी है और फिर आप ये कल्पना करें कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, तो वो उसको एक नियंत्रण में लेके आ पाना संभव है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा अपने पेशेंट के ऊपर, कि वहाँ से जब मान लीजिए स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हो, तो वहाँ से कंट्रोल जरूर लेकर आया जा सकता है। पर ये कहा जाए कि दवाइयाँ बंद करने के बाद आपको दोबारा से शुगर होगी नहीं, ये गलत है थोड़ा सा। लोगों को कुछ बेचने, बहुत से लोग मिस सेलिंग भी करते हैं, क्योंकि आप जब तक बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे तब तक कोई आपको सुनेगा नहीं। तो ये थोड़ी सी हमारी, अगर हमें पता लग जाए पहली स्टेज में थायराइड या डायबिटीज है, क्या है इलाज है उसका? उसके अंदर कुछ एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही प्रयोग करनी पड़ेंगी। घरेलू नुस्खे बहुत हद तक कामयाब वहाँ पर नहीं रहते हैं। हालांकि अगर करना हो तो मेथी दाना दोनों चीज़ों में फ़ायदेमंद रहेगा। मेथी दाना अंकुरित करके रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए सुबह के समय, शुगर को भी कंट्रोल करता है। दालचीनी हुआ, ये भी शुगर के लिए, डायबिटिक पेशेंटों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
और थायराइड वगैरह में साबुत धनिया काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसको पानी के अंदर रात भर भिगो के और सुबह उसका पानी पीने से थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में लाभ मिलता है। हालांकि दवाइयाँ ही यहाँ पर आपको किसी डॉक्टर के गाइडेंस में आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दिखाती है, जल्दी रिजल्ट दिखाती है। आगे के सवालों पे आने से पहले मैं एक अपनी जनता को एक डिफरेंस समझवाना चाहता हूँ आपसे। वो ये है कि एलोपैथी और होम्योपैथिक और ये आयुर्वेदा, ये तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग हैं, तो ये क्या हैं, इनको आसान भाषा में कोई कैसे समझ सकता है? क्योंकि लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट क्या है क्या नहीं है। आप थोड़ा आसान भाषा में इनको समझा पाए क्या क्या है? कंफ्यूजन तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कंफ्यूजन है। होम्योपैथ दरअसल, पहले होम्योपैथ की बात कर लेते हैं। होम्योपैथ दरअसल जर्मनी से स्टार्ट हुई थी और आयुर्वेद का एक जो भस्मों का सिद्धांत है, कुछ कुछ वैसा ही सिद्धांत होम्योपैथ का भी रहता है। अच्छा। आयुर्वेद में जैसे भस्मों को इसलिए अधिक शीघ्र परिणाम देने वाला माना जाता है क्योंकि वहां पर अणु को भी और ज्यादा अणु लेवल तक, ये माना जाता है कि अणु लेवल तक भस्मों में कोई भी जो धातु वगैरह प्रयोग होती है उनको तोड़ दिया जाता है, जिससे वो काफी तेजी के साथ प्रभाव दिखा पाती है। जबकि होम्योपैथ में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, वहां पर भी नैनो पार्टिकल्स वाली जो बात आती है और होम्योपैथ में भी ऐसा ही रहता है। उनका बेस जनरली अल्कोहल रहता है या फिर बकरी का दूध रहता है, जो बेस रहता है वो जनरली ये रहता है। तो होम्योपैथ को अगर हम ये कहें कि अगर कुछ कुछ वैसे ही सिद्धांत पे काम करता है, आयुर्वेदा जैसे भस्मों वाले सिद्धांत पे, पर होम्योपैथ लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करता है होम्योपैथिक दवाइयों में, क्योंकि मेरे पापा होम्योपैथिक डॉक्टर है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा होम्योपैथिक दवाइयों का है आइडिया। और जबकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ को भी देखा जाता है, दोषों को भी देखा जाता है और काल को भी, स्थिति को भी, मौसम वगैरह को भी, और बहुत सारी चीजों को देखकर फिर सही निर्धारण किया जाता है कि किस रोगी में क्या दवा ज्यादा लाभदायक रहेगी। एलोपैथ के बारे में सभी जानते ही।